वाराणसी की सुबह गंगा के जल से नहीं, जैसे लोगों की स्मृतियों से उठती थी। अंधेरे और उजाले के बीच जब घाटों पर पहली आरती की लौ कांपती, तब त्रिवेदी हवेली की ऊंची खिड़कियों पर भी सुनहरी रेखाएं उतर आतीं। उसी हवेली में मीरा त्रिवेदी रहती थी। रेशम के ढेरों, चांदी के बर्तनों और पुरखों की कठोर तस्वीरों के बीच घर में हर चीज चमकती थी। पर मीरा को अक्सर लगता था कि इस चमक के नीचे कोई पुराना दुहक सांस लेता है। त्रिवेदी परिवार की दुकान चौक की सबसे प्रसिद्ध रेशम की दुकान थी, जहां बनारसी साड़ियों को लोग कपड़ा नहीं, प्रतिष्ठा समझकर खरीदते थे। राजेश त्रिवेदी अपने काउंटर पर बैठते तो लगता जैसे किसी छोटे राज्य का राजा दरबार लगाए हुए हो। ग्राहक झुककर बोलते, कर्मचारी धीमे चलते और घर के लोग उनकी आंखों की दिशा से आदेश समझ लेते। मीरा बचपन से यह सब देखती आई थी, फिर भी उसके भीतर किसी गरीब की थकी हथेली देखकर एक अजीब सी बेचैनी उठती थी। मीरा की मां कमला अक्सर कहती थी कि लड़की की कोमलता घर की शोभा होती है, पर ज्यादा कोमलता भाग्य को कमजोर कर देती है। मीरा मुस्करा देती, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि दया भी कभी दोष हो सकती है। जब दुकान के पीछे के आंगन में बुनकर अपनी गठरियां लेकर आते, तो वह पर्दे के पीछे से उनकी आंखें देखती। उन आंखों में नींद की कमी, मेहनत की राख और एक चुप गर्व होता था, जिसे हवेली वाले कभी पढ़ना नहीं चाहते थे। अर्जुन मिश्रा पहली बार उसी आंगन में दिखा था, अपनी मां सावित्री के बुने कपड़ों की गठरी कंधे पर उठाए। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में घिसी चप्पलें थीं, पर चाल में भीख मांगने की झुकावट नहीं थी। उसने काउंटर पर कपड़े रखे और साफ आवाज में दाम बताए। देवेंद्र ने हंसकर कहा था कि इतने दाम तो शहर के बड़े बुनकर भी नहीं मांगते। अर्जुन ने सिर झुकाया नहीं, बस शांत स्वर में कहा कि मेहनत सस्ती हो सकती है, हुनर नहीं। मीरा ने वह वाक्य सुन लिया था, और जाने क्यों उसके भीतर देर तक गूंजता रहा। उस दिन उसने पहली बार किसी गरीब आदमी की आवाज में विनम्रता के साथ आग देखी थी। घर के पुरुषों को अर्जुन का आत्मसम्मान बदतमीजी लगा, पर मीरा को उसमें अपने भीतर की किसी अनकही भूख का उत्तर मिला। वह चाहती थी कि कोई इस हवेली के भारी दरवाजों के सामने खड़ा होकर कहे कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती। अर्जुन अपनी मां के साथ गंगा पार के एक तंग मोहल्ले में रहता था, जहां करघों की आवाज रात तक चलती रहती थी। सावित्री विधवा थीं, पर उनकी आंखों में किसी से दया मांगने की आदत नहीं थी। वह धागे को हाथ में लेकर ऐसे छूती जैसे प्रार्थना कर रही हों। अर्जुन ने बचपन में भूख देखी थी, अपमान सुना था, पर मां ने उसे सिखाया था कि पेट खाली हो तो भी माथा खाली नहीं होना चाहिए। उसमें ईश्वर और स्वाभिमान दोनों रहने चाहिए। धीरे धीरे मीरा ने अर्जुन को कई बार देखा। कभी वह बारिश में भीगती गठरी बचाता हुआ आता, कभी दुकान के मुनीम से हिसाब पर बहस करता, कभी किसी बूढ़े बुनकर का पक्ष लेता। उसके चेहरे पर सुंदरता का दिखावा नहीं था, पर थकान के नीचे एक गहरी ईमानदारी थी। मीरा को अपने घर के सजे हुए युवकों की बातें याद आतीं, जो दहेज, गाड़ी और व्यापार की साझेदारी को विवाह का आधार मानते थे। अर्जुन उन सब से अलग था, जैसे धूल में रखा दीपक। एक दिन कमला ने मीरा को साड़ियों के नए डिजाइन चुनने के लिए नीचे भेजा। आंगन में अर्जुन अकेला बैठा था, क्योंकि मुनीम किसी और काम में उलझ गया था। मीरा ने पहली बार सीधे उससे पूछा कि यह नीला रंग इतना उदास क्यों है। अर्जुन थोड़ा चौंका, फिर बोला कि यह उदासी नहीं, सावन के बाद गंगा का रंग है। मीरा ने कपड़े को छुआ और सचमुच उसे लगा जैसे पानी की गहराई उसकी उंगलियों के नीचे कांप रही हो। उस छोटी सी बातचीत के बाद मीरा को रेशम के रंग पहले जैसे नहीं लगे। हर रंग के पीछे कोई कहानी हो सकती है, यह उसे अर्जुन ने बताया। लाल केवल विवाह नहीं, मां की सिंदूर विहीन मांग का दर्द भी था। पीला केवल हल्दी नहीं, मजदूर के माथे पर चिपकी धूप भी था। हरा केवल उत्सव नहीं, सूखी जमीन पर लौटती उम्मीद भी था। मीरा को लगा कि अर्जुन कपड़ा नहीं बेचता, वह जीवन के कटे फटे टुकड़ों को धागे से जोड़कर लाता है।
राजेश त्रिवेदी ने कई बार मीरा को चेताया था कि कर्मचारियों और बुनकरों से जरूरत से ज्यादा बात करना घर की लड़की को शोभा नहीं देता। मीरा चुप रह जाती, पर भीतर प्रश्न उठता कि मनुष्य से बात करने के लिए भी क्या जात, धन और हैसियत की अनुमति चाहिए। हवेली में धर्म की बातें रोज होती थीं, दान भी दिया जाता था, पर दया अक्सर दरवाजे पर ही रोक दी जाती थी। मीरा को यह विरोधाभास धीरे धीरे चुभने लगा था। शाम को जब घाटों पर दीप बहते, मीरा अपनी छत से दूर चमकती गंगा को देखती और सोचती कि नदी सबको छूती है, फिर मनुष्य क्यों नहीं। उसी समय अर्जुन भी शायद अपने मोहल्ले की छत पर बैठकर करघों की थकी आवाज सुनता होगा। उन्हें तब तक प्रेम का नाम नहीं मिला था, पर दोनों के बीच एक अदृश्य धागा बुनने लगा था। यह धागा किसी ने देखा नहीं, पर उसका खिंचाव दोनों के हृदय में प्रतिदिन थोड़ा और गहरा होता गया। देवेंद्र त्रिवेदी को अपनी बहन की चुप्पी कभी पसंद नहीं थी। वह कहता कि मीरा किताबें और पूजा में बहुत समय गंवाती है, इसलिए संसार की चालाकी नहीं समझती। उसके लिए विवाह एक सौदा था, जिसमें सही परिवार, सही दहेज और सही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। उसने एक बार मजाक में कहा कि मीरा जैसी लड़की गरीबों पर दया करते करते किसी दिन सचमुच किसी गरीब के साथ भाग जाएगी। सभी हंसे थे, पर मीरा का चेहरा ठंडा पड़ गया था। अर्जुन को भी हवेली की दीवारों में छिपी हंसी सुनाई देती थी। उसे मालूम था कि त्रिवेदी लोग उसे नाम से कम, उसकी गरीबी से ज्यादा पहचानते हैं। फिर भी वह हर बार कपड़ा लेकर आता, क्योंकि उसकी मां की मेहनत उसी बाजार से जुड़ी थी। एक दिन मुनीम ने भुगतान रोक दिया और कहा कि मालिक बाहर है। अर्जुन ने विनम्रता से इंतजार किया, पर घंटों बाद जब उसे टाल दिया गया, तब मीरा ने अपने कमरे से पैसा भेजवा दिया। अर्जुन ने अगले दिन वह पैसा लौटाने की कोशिश की। मीरा ने कहा कि यह दया नहीं, बकाया मेहनताना था। अर्जुन की आंखों में पहली बार कठोरता नरम हुई। उसने धीरे से पूछा कि हवेली की बेटी को बुनकरों के हिसाब की चिंता क्यों है। मीरा ने उत्तर दिया कि अन्याय जहां दिखे वहां चुप रहना भी हिस्सा बन जाना है। इस बार अर्जुन देर तक कुछ नहीं बोला। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छिपे अकेलेपन को बिना छुए समझ लिया हो। उनकी मुलाकातें फिर भी सीमाओं में बंधी रहीं। कोई खुला वादा नहीं, कोई चोरी की चिट्ठी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बस कभी दुकान के आंगन में दो वाक्य, कभी घाट की भीड़ में एक नमस्कार, कभी सावित्री के लिए भेजी गई दवा, कभी कमला के लिए बुना एक हल्का दुपट्टा। समाज की नजर से यह सब कुछ नहीं था, पर आत्मा की नजर से बहुत था। प्रेम कभी कभी शोर से नहीं, संयम से जन्म लेता है। सावित्री ने अपने बेटे की आंखों का बदलता रंग पहचान लिया था। माएं शब्दों से पहले मौन पढ़ लेती हैं। उन्होंने एक रात करघा रोककर पूछा कि क्या वह त्रिवेदी की बेटी के बारे में सोचता है। अर्जुन ने घबराकर सिर झुका लिया, जैसे कोई अपराध स्वीकार कर रहा हो। सावित्री ने लंबी सांस ली और कहा कि ऊंची हवेलियों की छाया गरीबों के आंगन पर पड़े तो ठंडक नहीं, कई बार अंधेरा देती है। फिर भी उन्होंने बेटे की आंखों में पहली बार सपना देखा। उधर कमला ने भी मीरा के चेहरे पर अनजाना उजाला देखा था। वह डर गईं, क्योंकि स्त्री का मन समाज से पहले मां को दिखाई देता है। उन्होंने मीरा से पूछा कि क्या कोई बात है। मीरा ने झूठ कहना चाहा, पर गला भर आया। उसने केवल इतना कहा कि क्या किसी गरीब का अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता। कमला के हाथ कांप गए। उन्हें अपनी बेटी पर दया आई, पर अपने पति, परिवार और समाज का भय उस दया से बड़ा सिद्ध हुआ। हवेली में रिश्तों की चर्चा शुरू हो चुकी थी। इलाहाबाद के एक धनी वकील का बेटा, लखनऊ के व्यापारी का भतीजा, दिल्ली में बसे डॉक्टर का परिवार नाम आते और जाते रहे। राजेश कहते कि मीरा की शादी ऐसी होगी कि पूरा शहर देखेगा। रुक्मिणी बुआ गहनों की सूची बनाती और कहती कि लड़की का मान उसके ससुराल की हैसियत से बढ़ता है। मीरा चुपचाप सुनती, पर हर चमकदार प्रस्ताव उसके भीतर किसी बंद कमरे की तरह लगता, जिसमें हवा नहीं थी। एक दोपहर मीरा तुलसी के पास दीप रख रही थी, जब अर्जुन कपड़े की छोटी गठरी लेकर आया।
घर के पुरुष बाहर गए थे, इसलिए आंगन असामान्य रूप से शांत था। उसने सावित्री की ओर से कमला के लिए दुपट्टा दिया। मीरा ने उसे रोककर पूछा कि क्या वह सचमुच मानता है कि भाग्य जन्म से तय हो जाता है। अर्जुन ने कहा कि जन्म हमें जगह देता है, पर कर्म हमें दिशा देता है। फिर उसने तुरंत नजर झुका ली, मानो अपनी सीमा याद आ गई हो। मीरा उस उत्तर से काम गई। उसे लगा यही वह बात है जिसे वह वर्षों से सुनना चाहती थी। उसके घर में कर्म की पूजा थी, पर वंश का गर्व उससे बड़ा था। अर्जुन के पास धन नहीं था, पर उसके शब्दों में जीवन का विश्वास था। मीरा ने पहली बार अपने मन से स्पष्ट पूछा कि क्या वह इस आदमी के साथ भूख, संघर्ष और अपमान बांट सकती है। उत्तर डरावना था, पर झूठा नहीं था। हां, वह बांध सकती थी। उस रात गंगा दशहरा की भीड़ थी। घाटों पर दिए, फूल, मंत्र और नावों की कतारें थीं। मीरा परिवार के साथ आई थी। अर्जुन अपनी मां को सहारा देकर दूर सीढ़ियों पर बैठा था। भीड़ में एक क्षण ऐसा आया जब दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं था, पर मीरा ने अपने भीतर निर्णय की पहली आहट सुनी। वह जानती थी कि यह रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का होगा। फिर भी कुछ रास्ते आत्मा चुनती है, बुद्धि बाद में रोती है। अर्जुन ने उस रात घर लौटकर मां से कहा कि उसे अपने मन से डर लग रहा है। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली कि प्रेम पाप नहीं, पर प्रेम में अहंकार आ जाए तो वह विनाश बन जाता है। उन्होंने चेताया कि त्रिवेदी परिवार कभी सहज स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन ने कहा कि वह मीरा को दुख नहीं देना चाहता। सावित्री की आंखें भर आईं। उन्होंने उत्तर दिया कि दुख से बचाने की इच्छा सुंदर है, पर कभी कभी प्रेम का पहला सत्य यही होता है कि दुख साथ सहा जाए। मीरा ने अगले दिनों में अपने भीतर का भय टटोला। उसे गरीबी से उतना डर नहीं था जितना अपने पिता की आंखों से था। राजेश त्रिवेदी ने उसे कभी मारा नहीं, पर उनकी चुप्पी भी दंड जैसी होती थी। वह जानती थी कि उनका गर्व टूटेगा तो घर में तूफान उठेगा। फिर भी उसे यह भी समझ आने लगा था कि केवल आज्ञाकारी बेटी बनकर जीना आसान है, पर झूठे विवाह में किसी निर्दोष मनुष्य की पत्नी बनना उससे बड़ा अधर्म है। एक दिन उसने अर्जुन को घाट के पास रोक लिया। हवा में धूप, भीगे फूल और जलती अगरबत्ती की मिलीजुली गंध थी। मीरा ने कांपते स्वर में कहा कि उसका परिवार उसके लिए वर खोज रहा है। खाना। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने केवल इतना पूछा कि वह क्या चाहती है। मीरा ने पहली बार बिना पर्दे के उत्तर दिया कि वह सम्मान चाहती है, और जहां सम्मान के साथ प्रेम मिले वही उसका घर होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उस क्षण दोनों ने कोई नाटकीय प्रतिज्ञा नहीं की। गंगा उनके सामने बह रही थी, जैसे समय स्वयं साक्षी हो। अर्जुन ने कहा कि उसके पास देने को धन नहीं, बस मेहनत, सत्य और मां का आशीर्वाद है। मीरा ने कहा कि उसे सोने का घर नहीं चाहिए, बस ऐसा आंगन चाहिए जहां उसे खरीदा बेचा न जाए। दूर मंदिर की घंटी बजी और दोनों चुप हो गए। प्रेम ने उनके बीच शब्दों से अधिक गंभीर मौन रख दिया था। वाराणसी की गलियां उस दिन भी वैसी ही थीं, पर मीरा के लिए सब बदल चुका था। हवेली की दीवारें अब उसे और ऊंची लगती, पिता की योजनाएं और भारी, रिश्तेदारों की हंसी और क्रूर। अर्जुन अपने मोहल्ले लौट गया, पर उसके मन में भी शांति नहीं थी। वह जानता था कि गरीब आदमी का प्रेम अक्सर अपराध बना दिया जाता है। फिर भी पहली बार उसे लगा कि उसके जीवन की गरीबी में कोई दीप जला है जिसे आंधी से बचाना होगा। मीरा ने जिस दिन अपने पिता के सामने अर्जुन का नाम लिया, हवेली के भीतर जैसे धूप अचानक बुझ गई। राजेश त्रिवेदी पहले तो समझे कि बेटी किसी गरीब बुनकर की सहायता की बात कर रही है, पर जब मीरा ने धीमे और स्पष्ट स्वर में कहा कि वह अर्जुन मिश्रा से विवाह करना चाहती है, तो उनके चेहरे पर रक्त दौड़ आया। कमला के हाथ से चाय का प्याला कांपकर थाली में गिरा। देवेंद्र ने बहन को ऐसे देखा जैसे उसने कुलदेवता की मूर्ति के सामने अपवित्र शब्द बोल दिए हों। कुछ क्षणों तक कमरे में ऐसी चुप्पी रही
जिसमें केवल दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। फिर राजेश की आवाज फटी, पर उसमें क्रोध से अधिक अपमान था। उन्होंने पूछा कि क्या त्रिवेदी घराने की बेटी को अब करघे वाले के बेटे में अपना भाग्य दिखता है? मीरा ने सिर झुकाया, पर उत्तर नहीं बदला। उसने कहा कि अर्जुन गरीब है, पर नीच नहीं। यह वाक्य घर की हवा पर पत्थर की तरह गिरा। देवेंद्र हंसा, पर उसकी हंसी में भाई का स्नेह नहीं, व्यापारी का तिरस्कार था। देवेंद्र ने मीरा से कहा कि गरीब लड़के प्रेम नहीं करते, वे अवसर पहचानते हैं। उसने अर्जुन को चालाक, भूखा और घर की संपत्ति पर नजर रखने वाला कहा। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने पहली बार अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जिसने कभी भूख नहीं देखी, उसे हर गरीब पेट में लालच दिखता है। यह सुनते ही रुक्मिणी बुआ, जो भीतर के कमरे से आ चुकी थी, माथा पीटने लगी। उन्होंने इसे लड़की की जुबान नहीं, कुल का पतन कहा। कमला एक कोने में बैठी रो रही थी। वह बेटी को रोकना चाहती थी, पर उसके चेहरे पर जो शांत पीड़ा थी, वह उन्हें डराती थी। उन्हें अपनी जवानी याद आई, जब उन्होंने भी बिना प्रश्न किए इस घर में प्रवेश किया था और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूजा के फूलों की तरह सूखते देखा था। फिर भी वह कह नहीं सकी कि मीरा सही है। स्त्रियां कई बार सत्य पहचानती हैं, पर उसे बोलने की शक्ति उनसे समाज पहले ही छीन चुका होता है। राजेश ने उसी शाम अर्जुन को बुलवाया। वह हवेली के आंगन में आया तो उसे पहले ही समझ आ गया कि आज कपड़ों का हिसाब नहीं होगा। चारों ओर कठोर चेहरे थे, जैसे न्यायालय बैठा हो और अपराधी पहले से तय हो। अर्जुन ने नमस्कार किया। राजेश ने उसे बैठने को नहीं कहा। उन्होंने सीधा पूछा कि क्या उसने उनकी बेटी को फुसलाया है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा कि मीरा जी कोई बच्ची नहीं, और वह स्वयं भी इतना गरीब नहीं कि किसी के सम्मान पर चोरी करे। यह उत्तर सुनकर देवेंद्र तिलमिला उठा। उसने अर्जुन के कुर्ते की बांह पकड़कर कहा कि उसकी औकात क्या है। अर्जुन ने हाथ छुड़ाया नहीं, बस देखा। उस देखने में क्रोध नहीं था, पर एक ऐसी गरिमा थी जिसने देवेंद्र को और हिंसक बना दिया। उसने कहा कि अर्जुन जैसे लोग दहेज के बिना विवाह की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास मांगने को चेहरा नहीं होता। अर्जुन की आंखों में चोट उतर आई, पर उसने कहा कि वह मीरा को लेने नहीं आया, केवल सत्य बोलने आया है। मीरा ऊपर की जालीदार खिड़की के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसे लगा कि हर अपमान अर्जुन पर नहीं, उसके अपने निर्णय पर बरस रहा है। जब राजेश ने कहा कि यह विवाह कभी नहीं होगा, तब मीरा सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सब चौंक गए। उसने पिता के चरणों को देखा, फिर अर्जुन की ओर। उसकी आवाज कांपी, पर टूटी नहीं। उसने कहा कि यदि इस घर की इज्जत उसकी आत्मा को कुचलकर बचेगी, तो वह ऐसी इज्जत का बोझ नहीं उठा सकेगी। राजेश त्रिवेदी ने उसी क्षण घोषणा कर दी कि यदि मीरा ने यह हठ नहीं छोड़ा, तो वह इस घर की बेटी नहीं रहेगी। कमला ने चीखकर पति का हाथ पकड़ना चाहा, पर उन्होंने झटक दिया। रुक्मिणी बुआ ने कहा कि लड़की को कमरे में बंद कर देना चाहिए। 2 दिन भूखी रहेगी तो प्रेम का ज्वर उतर जाएगा। मीरा ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे जन्म से जिस घर को मंदिर समझा था, आज वहीं उसकी इच्छा को कैदी बनाने की बात हो रही थी। उस रात मीरा के कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी गई। खिड़की से गंगा की दूर चमक दिखाई देती थी, पर हवेली का भीतर अंधेरा था। कमला चुपके से भोजन रख गईं, पर मीरा ने केवल पानी पिया। वह पिता से घृणा नहीं कर पा रही थी। यही उसका सबसे बड़ा कष्ट था। वह जानती थी कि राजेश उसे प्रेम करते हैं, पर उनका प्रेम स्वामित्व से भरा है। उसे पहली बार समझ आया कि कई घर बेटियों को पालते नहीं, उन्हें भविष्य के सौदों के लिए सजाते हैं। अर्जुन अपने घर लौटा तो सावित्री ने उसके चेहरे से सब पढ़ लिया। उसने मां के सामने बैठकर बताया कि त्रिवेदी परिवार कभी मानने वाला नहीं। सावित्री ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अपने सूने हाथों को देखा, जिनकी उंगलियां धागों से कटकर कठोर हो गई थीं। उन्होंने पूछा कि क्या मीरा दुख सह पाएगी। अर्जुन ने उत्तर देने में देर की,
वह प्रेम में विश्वास करता था, पर मीरा को भूख और तिरस्कार की आग में धकेलने का विचार उसे भीतर से तोड़ रहा था। तीसरे दिन मीरा ने पिता से अंतिम बार बात करने की विनती की। उसे बैठक में लाया गया, जहां रिश्तेदार पहले से इकट्ठा थे, मानो किसी रोग की जांच होनी हो। राजेश ने पूछा कि क्या उसका मन बदल गया। मीरा ने कहा कि मन नहीं, केवल भय बदला है। अब वह भय से निर्णय नहीं लेगी। देवेंद्र ने मेज पर हाथ मारकर कहा कि यह लड़की घर बर्बाद कर देगी। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि घर दीवारों से नहीं, न्याय से बचते हैं। राजेश ने उसके सामने एक कागज रखवाया, जिसमें लिखा था कि वह परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखेगी यदि अर्जुन से विवाह करे। मीरा ने कागज पढ़ा। उसके हाथ कांपे, क्योंकि यह केवल संपत्ति छोड़ने का पत्र नहीं था, पिता के हृदय से निष्कासन का आदेश था। कमला रोती रही, पर रोना भी कभी कभी कायरता का पर्दा बन जाता है। मीरा ने कलम उठाई और हस्ताक्षर कर दिए। उसी क्षण रुक्मिणी बुआ ने कहा कि अब यह लड़की अपने भाग्य की भिखारिन है। अगले दिन खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। चौक की दुकान पर ग्राहकों से अधिक फुसफुसाहटें थीं। कोई कहता कि लड़की पर जादू किया गया है, कोई कहता कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर की नाक कटाती हैं। अर्जुन के मोहल्ले में भी लोग चकित थे। कुछ ने उसे भाग्यशाली कहा, कुछ ने मूर्ख। सावित्री ने सबकी बातें सुनी और करघा चलाती रहीं। उनके भीतर भय था, पर उससे गहरा यह विश्वास था कि जिस निर्णय में छल नहीं, उसे ईश्वर देर से सही पर सहारा देता है। विवाह किसी बड़े मंडप में नहीं, गंगा के पास एक छोटे शिव मंदिर में तय हुआ। कोई बैंड नहीं, कोई घोड़ी नहीं, कोई भारी गहने नहीं। सावित्री ने अपनी पुरानी संदूकची से पीतल की चूड़ियां निकाली और आंचल में बांध ली। अर्जुन ने एक सादा क्रीम रंग का कुर्ता पहना, जिसकी सिलाई कंधे पर थोड़ी उधड़ी थी। मीरा ने अपनी मां की दी हुई हल्की लाल साड़ी पहनी, पर घर के गहनों में से कुछ नहीं लिया। उसकी मांग खाली थी, पर आंखों में अजीब प्रकाश था। कमला चुपके से मंदिर पहुंची, पर राजेश नहीं आए। देवेंद्र और रुक्मिणी बुआ थोड़ी देर बाद आए, और रुक्मिणी बुआ थोड़ी देर बाद आए, और रुक्मिणी बुआ थोड़ी देर बाद आए, पर आशीर्वाद देने नहीं। उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी थे, जिनके चेहरे पर उत्सुकता और तिरस्कार मिला हुआ था। मंदिर की घंटी बज रही थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, और मीरा को लगा जैसे हर मंत्र उसके पुराने जीवन से एक गांठ खोल रहा है। उसने पीछे देखा। मां रो रही थी, पर आगे नहीं बढ़ रही। पिता का खाली स्थान सबसे भारी दिखाई दे रहा था। सप्तपदी के समय अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली ठंडी थी। उसने बहुत धीमे कहा कि अभी भी लौट सकती हो। मीरा ने उसकी ओर देखा। उस क्षण उसमें दुल्हन की लाज से अधिक एक यात्री की थकान और साहस था। उसने कहा कि जो स्त्री सत्य देखकर लौट जाए, वह जीवन भर अपने ही मन की विधवा रहती है। अर्जुन की आंखें भर आईं। अग्नि छोटी थी, घी कम था, पर उस छोटी लौ ने दोनों को संसार के सबसे बड़े दरबार से अधिक साक्षी दी। फेरे पूरे होते ही देवेंद्र की हंसी मंदिर के शांत आंगन में गूंज उठी। उसने ताली बजाकर कहा कि बनारस ने आज अद्भुत तमाशा देखा है। रेशम की बेटी बोरे के घर जा रही है। कुछ रिश्तेदारों ने सिर झुका लिया, कुछ मुस्कुराए। रुक्मिणी बुआ ने मीरा की साड़ी देखकर कहा कि कल तक सोने से लदी रहती थी, आज देखो कैसी साध्वी बनी है। मीरा ने होंठ भींच लिए। अर्जुन आगे बढ़ा, पर सावित्री ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया, मानो कह रही हो कि अपमान का उत्तर अभी मौन है। कमला से रहा नहीं गया। वह बेटी के पास आई और उसे बाहों में भर लिया। मीरा ने मां के कंधे पर सिर रखा, पर दोनों में से कोई ठीक से रो भी नहीं पाया। देवेंद्र ने कटाक्ष किया कि विदाई में क्या दिया जाए, आशीर्वाद या रोटी बेलने की तख्ती। कमला ने पहली बार बेटे को डांटना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। मीरा अलग हुई और मां के चरण छुई। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर डर के कारण आशीर्वाद भी आधा रह गया। मंदिर से बाहर निकलते हुए राजेश त्रिवेदी अचानक सीढ़ियों के नीचे खड़े दिखाई दिए। शायद वह दूर से सब देख रहे थे।
मीरा का हृदय धड़क उठा। वह चाहती थी कि पिता एक बार उसे पुकार ले, भले क्रोध से ही। पर राजेश ने अर्जुन को देखा और कहा कि आज से उनकी बेटी मर गई। यह वाक्य हवा में नहीं, मीरा की छाती में धंसा। वह लड़खड़ाई। अर्जुन ने उसे थाम लिया। राजेश मुड़ गए और उनके कदमों की आवाज किसी अंतिम द्वार के बंद होने जैसी लगी। विवाह के बाद अर्जुन मीरा को अपने छोटे से घर ले गया। रास्ते में गलियां संकरी थीं, दीवारों पर नमी थी और छतों से कपड़े टपक रहे थे। कुछ बच्चे दुल्हन देखने दौड़े, कुछ औरतों ने खिड़कियों से झांका। मीरा ने पहली बार उस संसार को निकट से देखा जिसे उसके घर में केवल नीचे का इलाका कहा जाता था। उसे डर लगा, पर घृणा नहीं। अर्जुन ने झिझक कर कहा कि घर छोटा है। मीरा ने उत्तर दिया कि छोटा घर अपमान से बड़ा हो सकता है। सावित्री ने दहलीज पर चावल की छोटी कटोरी रखी जिसमें दाने गिनती के थे। उन्होंने शर्म से कहा कि बहू का स्वागत भरपूर होना चाहिए था, पर घर की हालत तुम देख रही हो। मीरा ने उनके चरण छुए और कहा कि जहां स्नेह हो वहां कमी भी प्रसाद होती है। सावित्री का संयम टूट गया। उन्होंने बहू को गले लगा लिया। उस आलिंगन में मां का आशीर्वाद, गरीब की लज्जा और विधवा की संचित करुणा सब एक साथ बह निकले। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा आंसू रोकता रहा। रात को विवाह का भोजन भी साधारण था। दाल, चावल, आलू की सूखी सब्जी और थोड़ी सी खीर जो सावित्री ने उधार दूध लेकर बनाई थी। मीरा ने पहला कौर खाया तो उसे हवेली की चांदी की थालियां याद आईं, पर मन में पछतावा नहीं आया। उसे लगा कि पहली बार भोजन में श्रम की गंध है, दिखावे की नहीं। अर्जुन चुप था। वह बार बार उसकी ओर देखता, जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा कि त्रिवेदी हवेली की लड़की अब उसके मिट्टी के आंगन में बैठी है। पर संसार ने उन्हें शांत नहीं रहने दिया। अगले ही दिन देवेंद्र कुछ लोगों के साथ घर के बाहर आया। वह भीतर नहीं घुसा, पर दरवाजे पर खड़े होकर बोला कि मीरा को यदि भूख लगे तो त्रिवेदी हवेली का पिछला द्वार खुला रहेगा, मुख्य द्वार नहीं। उसने अर्जुन से कहा कि 1 साल के भीतर यह प्रेम चूल्हे की राख में मिल जाएगा। पड़ोसी तमाशा देखते रहे। मीरा भीतर से सुन रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर वह बाहर नहीं आई। अपमान का उत्तर कभी कभी भीतर जीकर दिया जाता है। अर्जुन बाहर आया और उसने केवल इतना कहा कि देवेंद्र बाबू, बहन को दुआ दीजिए, शाप नहीं। देवेंद्र ने हंसकर कहा कि गरीब आदमी की भाषा भी कितनी बड़ी हो जाती है जब उसे अमीर घर की लड़की मिल जाए। फिर वह चला गया। अर्जुन देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। मीरा ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ा। दोनों ने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी में प्रेम से अधिक दुहक था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि विवाह ने लड़ाई खत्म नहीं की, केवल उसे समाज के सामने खोल दिया है। उस रात मीरा पहली बार नए घर में सोई। छत नीची थी, दीवार पर तेल का दिया कांप रहा था और बाहर करघे की दूर आवाज आ रही थी। अर्जुन ने फर्श पर बिछे गद्दे की ओर देखते हुए कहा कि वह उसे सुख नहीं दे पाया। मीरा ने कहा कि सुख कोई वस्त्र नहीं जिसे पति पत्नी को खरीद कर दे। फिर भी उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वह जानती थी कि आने वाला जीवन आसान नहीं होगा। उसने मन ही मन शिव से केवल इतना मांगा कि प्रेम को अपमान से कठोर न होने देना। सुबह जब मीरा ने पहली बार उस घर की देहरी बुहारी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। सावित्री ने रोकना चाहा, पर उसने मुस्कुराकर कहा कि यह भी सीखना होगा। उसी क्षण दूर त्रिवेदी हवेली में शायद नौकरानी उसके पुराने कमरे की सफाई कर रही होगी। एक जीवन बंद हो चुका था, दूसरा खुला था, पर नए जीवन के द्वार पर फूल नहीं बिछे थे। वहां धूल, ताने और भूख की आहट थी। मीरा ने झाड़ू टिकाई और अर्जुन की ओर देखा। दोनों ने मौन में फिर से विवाह किया। मीरा के विवाह को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, पर बनारस की गलियों ने उसे पहचानने का ढंग बदल दिया था। पहले लोग उसे त्रिवेदी घराने की बेटी कहकर रास्ता छोड़ देते थे। अब वही लोग उसकी साड़ी, चप्पल और सूने हाथों पर नजर डालकर फुसफुसाते थे। वह सब सुनती, पर सिर झुकाकर चलती रहती।
अर्जुन जब साथ होता तो उसके चेहरे पर अपराध जैसा दर्द आ जाता। मीरा उसे देखकर मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हो कि अपमान बाहर है, भीतर मत आने दो। छोटे घर का जीवन किसी कथा की सरल गरीबी नहीं था। सुबह पानी भरने के लिए पंक्ति में लगना पड़ता, चूल्हे का धुआं आंखों में भर जाता और राशन की थैली महीने के बीच ही हल्की होने लगती। सावित्री मीरा को काम कम करने देती, पर मीरा जिद करती कि वह इस घर की बहू है, मेहमान नहीं। उसके नर्म हाथ धीरे धीरे कठोर होने लगे। रात को जब छाले जलते, वह चुपचाप आंचल से ढक लेती, ताकि अर्जुन अपनी असमर्थता पर और न टूटे। अर्जुन दिन भर काम खोजता। पहले जिन व्यापारियों ने उसकी मां के बुने कपड़े लिए थे, वे अब बहाने बनाने लगे। कोई कहता बाजार मंदा है, कोई कहता डिजाइन पुराने हैं, कोई सीधे कह देता कि त्रिवेदी जी से संबंध बिगाड़ने की ताकत नहीं। अर्जुन समझता था कि यह संयोग नहीं, दबाव है। वह लौटते समय रास्ते में गंगा किनारे बैठ जाता और देर तक पानी देखता। घर में प्रवेश करते हुए चेहरे पर मुस्कान लगा लेता, पर मीरा उसकी आंखों की राख पढ़ लेती थी। सावित्री का करघा भी जैसे धीमा पड़ गया था। धागा वही था, हाथ वही थे, पर बाजार की बेरुखी ने मेहनत का अर्थ छीन लिया था। एक शाम उन्होंने अधबुनी साड़ी रोक दी और बोली कि भूख से बड़ा दुख यह है कि आदमी अपनी कला को बोझ लगने लगे। मीरा ने उनके हाथ पकड़े और कहा कि धागा टूटता है तो जोड़ा भी जाता है। सावित्री ने बहू को देखा। उन्हें लगा यह लड़की रेशम के घर से आई है, पर अब कच्चे सूत की ताकत सीख रही है। त्रिवेदी हवेली से समाचार अक्सर तानों के रूप में पहुंचते। रुक्मिणी बुआ ने किसी पड़ोसन से कहलवाया कि मीरा चाहे तो वापसी का मार्ग है, बस अपने भ्रम का शुद्धिकरण करना होगा। देवेंद्र ने बाजार में खुलेआम कहा कि प्रेम की रोटी 2 महीने में बाजी हो जाती है। यह सब मीरा तक पहुंचता, पर वह उत्तर नहीं भेजती। उसके भीतर चोट थी, पर उससे बड़ा डर यह था कि कहीं उसका क्रोध अर्जुन की आत्मा को कठोर न बना दे। वह प्रतिशोध नहीं, धैर्य सीख रही थी। एक दोपहर कमला चुपके से आई। उनके हाथ में मिठाई और कुछ रुपये थे, जिन्हें उन्होंने आंचल में छिपा रखा था। मीरा उन्हें देखकर दौड़ी, पर मां की आंखों में वह स्वतंत्र स्नेह नहीं था। वहां अपराध और भय साथ बैठे थे। कमला ने रुपये आगे किए। मीरा ने धीरे से उनका हाथ लौटा दिया और कहा कि मां, आशीर्वाद दीजिए, दया नहीं। कमला रो पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटी, दया नहीं, मां का हृदय है। मीरा ने उनके चरण छुए, पर रुपये फिर भी नहीं लिए। कमला लौट गईं तो अर्जुन देर तक चुप रहा। वह जानता था कि पैसों से कुछ दिनों की राहत मिल सकती थी। फिर भी उसने मीरा के निर्णय का सम्मान किया। रात को उसने कहा कि शायद उसे लेना चाहिए था, क्योंकि घर में चावल कम है। मीरा ने उसकी ओर देखा और बोली कि भूख सह लूंगी, पर अपने विवाह को भीख का पात्र नहीं बनने दूंगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी केवल उसके साथ नहीं, उसके स्वाभिमान की रखवाली भी कर रही है। बरसात उस वर्ष जल्दी आ गई। छत से पानी टपकता, दीवारों में नमी फूलती और मिट्टी के आंगन में कीचड़ जमा हो जाता। मीरा रात भर बर्तनों को इधर उधर रखती ताकि बूंदें बिस्तर पर न गिरें। सावित्री खांसती और अर्जुन उन्हें पुराने कंबल से ढकता। बाहर बिजली चमकती तो मीरा को हवेली का सुरक्षित कमरा याद आता, पर स्मृति के साथ पछतावा नहीं आता। उसे अब समझ आ रहा था कि सुविधा और सम्मान 2 अलग चीजें हैं। सुविधा छूट सकती है, सम्मान छूटे तो मन मर जाता है। धीरे धीरे सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार नमी, कम भोजन और चिंता ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। वैद्य ने दवा लिखी, पर दवा की कीमत सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने अपनी घड़ी बेच दी, जो पिता की पुरानी निशानी थी। मीरा ने यह जाना तो चुप रही, क्योंकि विरोध करने से दवा नहीं आती। रात को सावित्री ने दवा पीते हुए बेटे से कहा कि वस्तु बेचने से पिता नहीं खोते, पिता तब खोते हैं जब बेटा ईमान बेच दे।
मीरा ने घर चलाने के लिए सिलाई सीखनी शुरू की। पड़ोस की औरतें पहले उसे जिज्ञासा से देखती, फिर धीरे धीरे अपनी फटी साड़ियां और बच्चों के कपड़े लाने लगीं। कुछ पैसे मिलते, कभी अनाज, कभी केवल धन्यवाद। मीरा हर छोटा काम ऐसे करती जैसे कोई पूजा हो। उसे याद था कि हवेली में काम करने वाली नौकरानियों के हाथों को कोई नहीं देखता था। अब अपने हाथों की थकान में उसे उन सब स्त्रियों की अदृश्य पीड़ा समझ आने लगी, जिन्हें समृद्ध घर केवल सेवा समझते थे। अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी पत्नी को दिन भर झुकी कमर से सिलाई करते देखता और भीतर से जलता। उसे लगता कि उसने प्रेम के नाम पर मीरा से उसका सुरक्षित जीवन छीन लिया है। एक रात उसने कहा कि यदि वह चाहे तो कुछ समय के लिए मां के घर चली जाए। मीरा ने सुई रोक दी। उसने पूछा कि क्या उसे पत्नी चाहिए या प्रमाण कि वह असफल पति है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मीरा ने पहली बार कठोर स्वर में कहा कि साथ छोड़ना दया नहीं, अपमान होगा। पर घर की दीवारें केवल प्रेम से नहीं टिकती। करघे का काम लगभग बंद हो चुका था, कर्ज बढ़ रहा था और सावित्री की दवा नियमित चाहिए थी। अर्जुन ने कई बार शहर के बड़े व्यापारियों से मिलने की कोशिश की, पर त्रिवेदी नाम उसके पहले पहुंच जाता। कुछ लोग उसे देखते ही मना कर देते। एक व्यापारी ने हंसकर कहा कि जिसने शेर के घर की बेटी उठाई, उसे जंगल में ही जीना होगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर बाहर निकलते समय उसकी मुट्ठियां खून तक भींच गईं। उस शाम वह गंगा किनारे बहुत देर बैठा रहा। बारिश के बाद नदी गहरी और उफनती हुई लग रही थी। उसे याद आया कि उसने मीरा से कहा था, उसके पास केवल मेहनत और सत्य है। अब वही मेहनत बिक नहीं रही थी। सत्य घर में चूल्हा नहीं जला पा रहा था। वह पहली बार ईश्वर से रुष्ट हुआ। उसने सोचा, क्या गरीब का धर्म केवल सहना है? तभी पीछे से मीरा आई। वह बिना बोले उसके पास बैठ गई, जैसे उसके टूटने को शब्दों की नहीं, उपस्थिति की जरूरत हो। मीरा ने धीरे से कहा कि हार को भीतर जगह मत दो। अर्जुन ने कड़वाहट से पूछा कि क्या वह भूख को गीत बना दे। मीरा ने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोली कि जब धागा करघे पर खींचता है तभी कपड़ा बनता है, ढीला धागा कभी आकार नहीं लेता। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह स्त्री जिसे उसने दुख से बचाना चाहा था, अब उसके अंधेरे में दीपक रख रही थी। उसके भीतर प्रेम के साथ शर्म भी उठी, क्योंकि मीरा उससे अधिक साहसी सिद्ध हो रही थी। इसी बीच मुंबई से लौटे एक पुराने बुनकर ने अर्जुन को बताया कि वहां कपड़ा मिलों और निर्यात कंपनियों में काम मिल सकता है। मजदूरी कठोर है, पर मेहनती आदमी भूखा नहीं मरता। अर्जुन ने बात सुनी तो मन में डर और आशा दोनों जागे। मुंबई दूर थी, अनजानी थी, निर्दयी थी, पर बनारस अब उसके लिए बंद दरवाजों का शहर बन चुका था। उसने रात भर करवटें बदलीं। मीरा जाग रही थी, पर उसने उसे सोचने दिया। कुछ निर्णय इतने भारी होते हैं कि प्रेम भी उन्हें तुरंत हल्का नहीं कर सकता। अगली सुबह अर्जुन ने सावित्री और मीरा के सामने मुंबई जाने की बात रखी। सावित्री ने आंखें बंद कर ली, जैसे यह दिन पहले से जानती हो। मीरा का चेहरा स्थिर रहा, पर भीतर समुद्र टूट पड़ा। उसने पूछा कि कितने दिनों के लिए? अर्जुन ने कहा कि जब तक काम स्थिर न हो जाए, जब तक वह पैसे भेजने योग्य न बन जाए। मीरा ने आहिस्ता से सिर हिलाया। वह रोना चाहती थी, पर रोती तो अर्जुन शायद जा ना पाता, इसलिए उसने अपने आंसू भीतर बांध लिए। सावित्री ने कहा कि वह बहू को अकेला छोड़कर कैसे जाएगा। अर्जुन ने उत्तर दिया कि अकेला नहीं, मां के साथ छोड़ेगा। यह सुनकर सावित्री मुस्कुराईं, पर वह मुस्कान थकी हुई थी। उन्हें मालूम था कि उनका शरीर अब सहारा नहीं, स्वयं सहारे की मांग है। मीरा ने तुरंत कहा कि वह मां की देखभाल करेगी और घर भी संभालेगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह कहना चाहता था कि इतना बोझ मत उठाओ, पर शब्द बेकार लगे। मीरा ने जीवन को पहले ही स्वीकार कर लिया था। प्रस्थान से एक दिन पहले अर्जुन ने अपने पिता की पुरानी अंगोछी, 2 जोड़ी कपड़े और सावित्री की दी हुई तुलसी की माला एक छोटे थैले में रखी।
मीरा ने उसके लिए रोटियां सेंकी और गुड़ बांधा। हर छोटी तैयारी किसी विदाई की कील बनती जा रही थी। घर में कोई ऊंची आवाज नहीं थी, फिर भी दीवारें रो रही थीं। सावित्री ने बेटे के माथे पर तेल लगाया और मंत्र बुदबुदाए। मीरा ने बस उसके कपड़ों की सिलवटें ठीक कीं, क्योंकि शब्द बोलती तो हृदय खुल जाता। रात को बारिश फिर शुरू हुई। छत से टपकते पानी के बीच अर्जुन और मीरा आंगन में खड़े रहे। सावित्री भीतर सोने का अभिनय कर रही थी। अर्जुन ने कहा कि वह लौटेगा, पर केवल पैसे लेकर नहीं। वह लौटेगा जब उसे किसी के सामने झुकना न पड़े। मीरा ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और कहा कि झुकना पड़े तो केवल मां के चरणों में, ईश्वर के सामने और अपने अपराध के पश्चाताप में। धन के लिए कठोर मत होना, वरना जीतकर भी हार जाओगे। सुबह वे तीनों गंगा घाट पहुंचे। आकाश धुंधला था, नदी भारी और शांत। अर्जुन ने जल अंजलि में लिया और मां की ओर देखा। सावित्री ने कहा कि बेटा, क्रोध को रोटी मत बनाना, वरना वह पेट भी जलाएगा और आत्मा भी। मीरा ने एक छोटी लाल डोरी उसकी कलाई पर बांधी। उसने कहा कि यह बंधन नहीं, स्मरण है। अर्जुन ने गंगा की ओर देखते हुए प्रण किया कि वह लौटेगा तो अपमान का बदला अपमान से नहीं, कर्म से देगा। स्टेशन पर भीड़ थी, पर उनके बीच एक निजी शोक खड़ा था। कुली चिल्ला रहे थे, चाय वाले आवाज दे रहे थे, बच्चे रो रहे थे और ट्रेन की सीटी हवा में फैल रही थी। अर्जुन ने सावित्री के चरण छुए, फिर मीरा के सामने खड़ा हुआ। भारतीय समाज ने उन्हें पति पत्नी कहा था, पर जीवन ने अभी उन्हें विरह का पहला पाठ दिया। वह उसे गले लगाना चाहता था, पर भीड़ और मर्यादा के बीच केवल उसका हाथ पकड़ सका। मीरा ने हथेली नहीं छोड़ी जब तक डिब्बे की सीढ़ी ने उन्हें अलग न किया। ट्रेन चल पड़ी तो मीरा ने दौड़ने की कोशिश नहीं की। वह वहीं खड़ी रही जब तक धुआं और लोहे की आवाज दूर नहीं हो गई। सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोनों स्त्रियां घर लौटीं तो आंगन अधिक खाली लगा। अर्जुन की चप्पल का निशान मिट्टी में रह गया था, जिसे मीरा ने देर तक देखा। उसने उसे मिटाया नहीं। शाम को चूल्हा जलाते हुए उसने पहली बार अकेलेपन की पूरी आवाज सुनी, पर उसी आवाज के भीतर उसने अपने निर्णय की जड़ें और गहरी महसूस की। अर्जुन के जाने के बाद दिनों की चाल बदल गई। मीरा सुबह सावित्री की दवा देती, फिर सिलाई करती, फिर कभी कभी बच्चों को पढ़ाने लगी। कुछ घरों की औरतें उसे सहानुभूति से बुलाती, पर कई उसे चेतावनी की कहानी की तरह देखती। कोई पूछता कि पति ने पत्र लिखा या नहीं, कोई कहता मुंबई आदमी को बदल देती है। मीरा मुस्कुरा देती, पर रात को हर आहट पर चौंकती। प्रेम में प्रतीक्षा केवल समय नहीं काटती, वह मन को रोज थोड़ा थोड़ा तपाती है। पहला पत्र 15वें दिन आया। कागज सस्ता था, अक्षर जल्दी में लिखे थे। अर्जुन ने लिखा कि वह सुरक्षित है, काम अभी स्थिर नहीं, पर हार नहीं मानेगा। उसने मां की दवा का ध्यान रखने को कहा और मीरा से क्षमा मांगी कि उसे अकेला छोड़ना पड़ा। मीरा ने पत्र को बार बार पढ़ा, फिर सावित्री को सुनाया। सावित्री ने आंखें बंद कर आशीर्वाद दिया। उस रात भोजन फिर कम था, छत फिर टपक रही थी, पर घर में आशा की एक पतली लौ जल उठी। फिर भी त्रिवेदी परिवार ने पीछा नहीं छोड़ा। देवेंद्र ने संदेश भेजा कि मुंबई गए पुरुष अक्सर नई दुनिया में पुरानी पत्नियां भूल जाते हैं। रुक्मिणी बुआ ने कहा कि विधवा सा जीवन जीने से अच्छा है घर लौटकर दूसरा विवाह कर ले। मीरा ने पहली बार संदेशवाहक को रोककर कहा कि जो संबंध सुविधा से टूट जाए वह विवाह था ही नहीं। यह उत्तर हवेली पहुंचा तो राजेश ने बाहर से कठोर चेहरा बनाए रखा, पर रात को देर तक सो नहीं सके। बेटी की आवाज उन्हें सताने लगी थी। एक शाम सावित्री को तेज बुखार चढ़ा। बारिश, दवा की कमी और चिंता ने उन्हें लगभग अचेत कर दिया। मीरा ने पड़ोस से मदद मांगी, वैद्य को बुलाया और रात भर उनके माथे पर पट्टियां रखती रही। सावित्री अर्धचेतना में अर्जुन का नाम पुकारती, फिर मीरा का हाथ पकड़ लेती। मीरा ने उन्हें छाती से लगाया और कहा कि मां, वह लौटेगा,
उस रात वह स्वयं बहू से बेटी बन गई। रिश्ते खून से नहीं, संवादकारक, रिश्ते खून से नहीं, जागी हुई रातों और आंसू पोंछती उंगलियों से भी जन्म लेते हैं। भोर के पास बुखार थोड़ा उतरा। सावित्री ने आंखें खोलकर मीरा को देखा। उनके होंठ सूखे थे, पर स्वर स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि बहू, दुख को अपने भीतर जहर मत बनने देना। कर्म का फल देर से आता है, पर आता है। मनुष्य का काम अपना कर्म शुद्ध रखना है। मीरा रो पड़ी। उसने सावित्री के पैर दबाते हुए सोचा कि इस गरीब घर ने उसे वह धर्म सिखाया है जो हवेली की बड़ी पूजा में भी उसे कभी नहीं मिला था। मुंबई ने अर्जुन का स्वागत किसी मनुष्य की तरह नहीं, भीड़ में गिरे एक कण की तरह किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर उतरते ही उसे लगा कि वाराणसी की गलियां, गंगा की हवा और करघों की लय किसी पिछले जन्म की बात हो गई है। यहां हर चेहरा भाग रहा था, हर आवाज किसी अदृश्य भूख से भरी थी। उसके थैले में 2 जोड़ी कपड़े, कुछ रोटियां और मीरा की बांधी लाल डोरी थी। जेब में पैसे इतने कम थे कि पहला निर्णय ही भय से भरा था, रात कहां काटी जाए। पहली रात उसने स्टेशन के बाहर पत्थर की बेंच पर बैठकर काटी। नींद आंखों में आई, पर थैले पर हाथ कसकर रखा रहा। कोई जेब काटने की कोशिश करता, कोई चाय बेचता, कोई भागते यात्रियों के बीच गिरकर फिर उठ जाता। अर्जुन ने पहली बार समझा कि महानगर गरीब को मारता नहीं, उसे लगातार धक्का देता रहता है ताकि वह खुद गिरकर टूट जाए। भोर में उसने बची रोटी खाई और गंगा के स्थान पर नल से गिरते पानी को अंजलि में लेकर मां और मीरा को याद किया। काम की खोज ने उसके पैरों के छाले खोल दिए। किसी गोदाम में मजदूर चाहिए था, पर पहचान मांगी गई। किसी दुकान में सहायक चाहिए था, पर सिफारिश चाहिए थी। किसी मिल में जगह थी, पर दलाल पहले पैसा मांगता था। तीसरे दिन उसे बंदरगाह के पास बोरियां ढोने का अस्थायी काम मिला। मजदूरी कम थी, बोझ भारी और मालिक की आवाज पत्थर जैसी। फिर भी अर्जुन ने काम पकड़ा, क्योंकि भूख मनुष्य से चुनाव का अधिकार धीरे धीरे छीन लेती है। दिन में वह बोरियां उठाता, रात को 10 आदमियों के साथ एक गंदी झुग्गी में सोता, जहां पसीने, मिट्टी और थकान की गंध दीवारों में चिपकी थी। कोई बिहार से आया था, कोई ओडिशा से, कोई विदर्भ के सूखे खेतों से भागकर। सबके पास घर की कहानी थी, पर कोई पूरी नहीं कहता था। अर्जुन जब मीरा का नाम मन में लेता तो उसे डर लगता कि इस धूल और अपमान से कहीं उसका प्रेम भी धुंधला न पड़ जाए। वह तुरंत कलाई की डोरी छू लेता। पहली मजदूरी मिली तो मालिक ने आधा पैसा काट लिया, यह कहकर कि बोरियां ठीक से नहीं रखी गईं। अर्जुन ने विरोध किया तो मुंशी हंस पड़ा। उसने कहा कि गांव से आए लोग बहुत जल्दी इज्जत ढूंढने लगते हैं। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं, पर उसे मीरा का चेहरा याद आया। उसने पैसा लिया और बाहर आ गया। उस शाम उसने पहली बार मुंबई के समुद्र को देखा। लहरें विशाल थीं, पर उनमें गंगा जैसी करुणा नहीं थी। समुद्र जैसे कह रहा था कि यहां रो, पर डूबना मत। वाराणसी में मीरा ने अर्जुन का दूसरा पत्र 1 महीने बाद पाया। उसमें लिखा था कि काम मिल गया है, पर स्थिर नहीं है। उसने पैसे भेजने का वादा किया था, पर साथ में केवल क्षमा भेज सका था। मीरा ने पत्र सावित्री को पढ़कर सुनाया। सावित्री की खांसी बढ़ चुकी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि आदमी का शब्द भी कभी कभी धन होता है। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर रात को पत्र छाती से लगाकर वह देर तक जागती रही। प्रतीक्षा ने उसका तकिया गीला कर दिया। सावित्री की बीमारी अब शरीर से आगे आत्मा तक उतरती लगती थी। वह करघे पर बैठती तो धागा हाथ से छूट जाता। मीरा उन्हें रोकती, पर सावित्री कहती कि हाथ रुक जाएं तो सांस भी बेकार लगती है। दवा समय पर नहीं आ पाती थी। फिर भी मीरा हार नहीं मानती। वह घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी, सिलाई का काम बढ़ाया और अपने हिस्से का दूध सावित्री को दे देती। जब सावित्री पूछती तो वह झूठ बोल देती कि उसे दूध से भारीपन होता है। मुंबई में अर्जुन को एक दिन एक छोटे सिलाई कारखाने में काम मिला। वहां कमरा लंबा था,
खिड़कियां कम थीं। मशीनों की आवाज कानों में हथौड़े की तरह बजती थी। मालिक सस्ते कपड़े पर महंगी कंपनी के लेबल लगवाता था। अर्जुन को धागे काटने और कपड़ा ढेर करने का काम मिला। उसने जल्दी ही देखा कि कपड़े की बर्बादी बहुत है, मजदूरों की मजदूरी कम है और हर आदमी मशीन से तेज चलने को मजबूर है। उसे अपनी मां का करघा याद आया, जहां हर धागे में सम्मान था। एक बूढ़ा कारीगर वहां था, जिसका नाम रमेश नाइक था। उसने अर्जुन की उंगलियों को देखकर पूछा कि क्या वह बुनकर परिवार से है। अर्जुन ने हां कहा तो बूढ़े ने उसे अलग नजर से देखा। दोपहर के भोजन में उसने बताया कि मुंबई में हुनर है तो आदमी आगे बढ़ सकता है, पर पहले उसे अपमान पीना सीखना पड़ता है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि अपमान पीना सीख लिया, पर उसे खून में मिलाना नहीं चाहता। बूढ़ा मुस्कराया और बोला कि यही बचाकर रखना, यही एक दिन पूंजी बनेगा। रमेश नाइक ने अर्जुन को रात की पाली के बाद डिजाइन काटना सिखाया। धीरे धीरे अर्जुन ने मशीनों की भाषा समझनी शुरू की, पर उसका मन करघे की लय में ही सोचता था। वह कागज पर बनारसी बूटों, आम की बेलों और गंगा की लहरों जैसे पैटर्न बनाता। मजदूर हंसते कि यह सब बड़े लोगों का काम है, पर रमेश चुपचाप उसकी रेखाएं देखता। एक दिन उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में गरीब की मजबूरी नहीं, कारीगर की दृष्टि है। अर्जुन ने उस रात पहली बार आशा से नींद ली। उधर त्रिवेदी हवेली में मीरा की चर्चा अब दया और उपहास के बीच झूलती थी। देवेंद्र अक्सर मेहमानों के सामने कहता कि उसकी बहन ने प्रेम किया नहीं, व्यापारिक मूर्खता की है। राजेश बाहर से कठोर रहते, पर कभी कभी भोजन के समय खाली कुर्सी पर नजर अटक जाती। कमला चुप रहती और पूजा में मीरा के नाम का दीप जला देती। रुक्मिणी बुआ कहती कि यह सब लड़की की जिद का फल है। कोई यह नहीं कहता था कि उस जिद में सच भी हो सकता है। मीरा को ये बातें पड़ोसियों से मिलती। वह अब पहले जैसी कांपती नहीं थी। दुख की पहली चोट मनुष्य को गिराती है, पर बार बार की चोट उसे भीतर से पत्थर नहीं, कभी कभी धातु बना देती है। वह सावित्री के लिए काढ़ा बनाती, बच्चों को अक्षर सिखाती और रात को अर्जुन को पत्र लिखती। पत्र में वह घर की कठिनाई पूरी नहीं बताती थी। वह लिखती कि मां की खांसी कभी बढ़ती, कभी घटती है। वह नहीं लिखती कि कई रातें दवा के बिना गुजरती हैं। कारखाने में एक दिन विदेशी खरीदारों के लिए नमूने तैयार हो रहे थे। अर्जुन ने देखा कि मालिक नकली हाथकरघा बताकर मशीन से बने कपड़े बेच रहा है। उसने रमेश से कहा कि असली बुनकरों के काम की कीमत ऐसे ही गिरती है। रमेश ने कड़वी हंसी से कहा कि बाजार सत्य नहीं, कहानी खरीदता है। उसी शाम अर्जुन ने अपने पुराने कागजों पर एक योजना बनाई, ऐसा कपड़ा जिसे गांव के बुनकर बनाए, पर शहर की डिजाइन और ईमानदार दाम से बिके। उसे पता नहीं था कि यह सपना है या पागलपन। कुछ सप्ताह बाद कारखाने में नंदिनी कपूर आईं। वह मालिक की परिचित थीं, पर उनके पहनावे और व्यवहार में दिखावा कम, निरीक्षण अधिक था। उन्होंने मजदूरों से भी बात की, जो वहां दुर्लभ था। अर्जुन एक कोने में कपड़े के नमूने रख रहा था। उसके कागज गिर गए, जिन पर बनाए डिजाइन फैल गए। नंदिनी ने उन्हें उठाया और ध्यान से देखा। उन्होंने पूछा कि यह किसने बनाया। अर्जुन ने झिककर कहा कि खाली समय में रेखाएं खींच देता हूं। उनकी आंखों में पहली बार वास्तविक रुचि जागी। नंदिनी ने अर्जुन से लंबी बात की। वह स्थायी कपड़ा, ग्रामीण कारीगरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर रही थी। और पर गांव के हाथों को न्यायपूर्ण दाम नहीं देता। नंदिनी ने उसे गौर से देखा। बहुत लोगों ने उनसे लाभ की भाषा में बात की थी, पर यह आदमी अपमान और श्रम की भाषा में बोल रहा था। उन्होंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि कभी मिलना। अर्जुन ने कार्ड को ऐसे रखा जैसे कोई नया द्वार जेब में रख लिया हो। वाराणसी में सावित्री की हालत अचानक बिगड़ गई। उस रात तेज बुखार के साथ सांस रुक रुक कर चल रही थी। मीरा ने पड़ोस के लड़के से वैद्य को बुलवाया, पर देर हो गई। सावित्री ने आंखें खोलीं और अर्जुन को खोजा,
मीरा ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि वह आएगा। मां। सावित्री मुस्कुराईं, जैसे सब समझ रही हों। उन्होंने धीमे से कहा कि बेटे से कहना, धन लौटकर आए तो भी विनम्र रहना। और तू, बहू, अपने मन में किसी के लिए अंधेरा मत पालना। मीरा फूटकर रोना चाहती थी, पर सावित्री की उंगलियां उसकी कलाई पकड़ रही थीं। अंतिम क्षणों में सावित्री ने कहा कि मैंने तुम्हें बहू नहीं, बेटी पाया। फिर उनके होंठों पर राम का नाम आया और सांस धीरे धीरे शांत हो गई। बाहर बारिश बंद हो चुकी थी। घर में ऐसी चुप्पी फैल गई जिसमें करघा भी जैसे शोक में थम गया। मीरा ने मां का सिर अपनी गोद में रखा। वह अकेली थी, पर उस अकेलेपन में उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। अर्जुन को खबर 3 दिन बाद मिली। पत्र नहीं, पड़ोस के एक आदमी का छोटा संदेश था, जो किसी परिचित के हाथ मुंबई पहुंचा। वह कारखाने के बाहर बैठ गया। आवाजें चलती रहीं, मशीनें चलती रहीं, दुनिया का व्यापार चलता रहा, पर उसके भीतर कुछ रुक गया। उसे लगा उसने मां को गरीबी, बीमारी और प्रतीक्षा के बीच छोड़ दिया। वह चीखना चाहता था, पर आंसू भीड़ में निकलने से डर रहे थे। उसने कलाई की डोरी पकड़ी और पहली बार खुद को क्षमा करने में असमर्थ पाया। उस रात वह समुद्र किनारे गया। उसने मां की स्मृति में जल में फूल छोड़े, पर समुद्र ने उन्हें तुरंत निगल लिया। उसे गंगा की याद आई, जहां मां ने उसे कर्म का अर्थ सिखाया था। अपराधबोध उसके भीतर लोहे जैसा भारी था। उसने सोचा कि यदि वह लौट जाए तो मीरा को क्या देगा? 2 खाली हाथ और टूटी आत्मा। यदि न लौटे तो क्या वह पुत्र कहलाने योग्य है? इसी द्वंद्व में भोर हो गई। अंततः उसने मां की बात याद की, दुख को विष मत बनाना। मीरा ने सावित्री का अंतिम संस्कार पड़ोसियों की सहायता से किया। कुछ लोग आए, कुछ ने दया दिखाई, कुछ केवल देखने आए कि त्रिवेदी की बेटी अब कितनी टूटती है। मीरा ने सब देखा, पर किसी से शिकायत नहीं की। जब चिता की अग्नि उठी, उसने मन ही मन अर्जुन से क्षमा मांगी कि वह मां के अंतिम क्षणों में उसे बुला न सकी। फिर उसने सावित्री की राख से थोड़ा भस्म उठाकर एक डिब्बी में रखा। उसे लगा यह राख नहीं, उस घर की धर्माग्नि है, जिसे बचाना होगा। सावित्री के जाने के बाद घर और खाली हो गया। करघा मौन खड़ा था, जैसे उसका स्वामी खो गया हो। मीरा कई बार उसके पास बैठती और लकड़ी पर हाथ फेरती। उसे लगता सावित्री की उंगलियां अभी भी धागा खोज रही हैं। कमला एक बार आईं, पर इस बार मीरा ने उन्हें रोका नहीं। मां, बेटी बहुत देर तक साथ बैठी। कमला ने कहा कि घर चलो। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि मेरा घर अब वही है जहां मेरी प्रतिज्ञा है। कमला ने पहली बार बेटी को बच्ची नहीं, स्त्री की तरह देखा। मुंबई में अर्जुन ने नंदिनी कपूर से मिलने का साहस किया। वह उनके दफ्तर में साधारण कपड़ों में पहुंचा, जहां कांच की दीवारें, ठंडी हवा और चमकते फर्श उसे असहज बना रहे थे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, पर कार्ड देखकर भीतर भेज दिया। नंदिनी ने उसे बैठाया और उसके डिजाइन फिर देखे। अर्जुन ने इस बार केवल चित्र नहीं, अपनी मां, बनारस के बुनकरों और नकली बाजार की कहानी भी कही। बोलते बोलते उसका गला भर आया, पर उसने आंसू रोक लिए। नंदिनी ने उससे कहा कि विचार सुंदर है, पर व्यापार में सुंदरता से अधिक अनुशासन चाहिए। क्या वह हिसाब, आपूर्ति, गुणवत्ता और असफलता का बोझ उठा सकेगा? अर्जुन ने कहा कि उसने भूख उठाई है, अपमान उठाया है, मां की मृत्यु का दोष उठाया है। अब यदि काम मिला तो बोझ से डर नहीं लगेगा। नंदिनी कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि वह उसे तुरंत साझेदार नहीं बना सकती, पर एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम दे सकती है। अर्जुन ने उस अवसर को प्रण की तरह स्वीकार किया। उस छोटे प्रोजेक्ट ने अर्जुन की नींद छीन ली। उसे बनारसी परंपरा से प्रेरित कपड़ा नमूना बनाना था, जिसे मशीन की नकल नहीं, हाथ की गरिमा दे। उसने पुराने बुनकरों को पत्र लिखे, पर कई ने उत्तर नहीं दिया। कुछ त्रिवेदी के भय से पीछे हटे, कुछ ने कहा कि मुंबई वाले लोग धोखा देते हैं।
अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बनारस के बाहर मऊ और आजमगढ़ के बुनकरों से संपर्क किया। हर पत्र में वह अपनी मां का नाम लिखता, जैसे उसकी ईमानदारी की मुहर हो। मीरा को जब अर्जुन का लंबा पत्र मिला, उसमें मां के लिए टूटता हुआ शोक भी था और एक नए काम की बात भी। उसने पत्र पढ़ते हुए रोया, फिर सावित्री की राख वाली डिब्बी के पास रखा। उसने उत्तर लिखा कि मां ने अंतिम समय तक उसे आशीर्वाद दिया। उसने यह भी लिखा कि सफलता जल्दी मत मांगना, पहले अपने कर्म को सही रखो। पत्र लिखते समय उसके हाथ कांपे, क्योंकि वह कहना चाहती थी कि लौट आओ, पर उसने लिखा, जहां हो वहां टिककर खड़े रहो। अर्जुन ने उस पत्र को पढ़कर माथे से लगाया। उसे लगा मीरा उसके पास नहीं, फिर भी उसकी रीढ़ बन गई है। नंदिनी के प्रोजेक्ट में उसने दिन रात काम किया। रमेश नाइक ने मदद की, कुछ मजदूरों ने अतिरिक्त समय दिया और अंततः पहला नमूना तैयार हुआ। कपास और रेशम का ऐसा मिश्रण जिसमें बनारसी बूटे की स्मृति थी, पर आधुनिक सादगी भी। नंदिनी ने कपड़ा हाथ में लेकर कहा कि यह केवल डिजाइन नहीं, कहानी है। अर्जुन ने मन में मां और मीरा दोनों को प्रणाम किया, पर सफलता की पहली किरण अभी दूर थी। प्रोजेक्ट छोटा था, भुगतान देर से आना था और रास्ते में अविश्वास की दीवारें थीं। फिर भी अर्जुन के भीतर पहली बार दिशा स्पष्ट हुई। उसने समझा कि उसे केवल अमीर बनना नहीं, उन हाथों की कीमत लौटानी है जिन्हें बाजार ने सस्ता घोषित किया। उस रात उसने मीरा को पत्र लिखा कि वह लौटेगा, पर खाली जीत लेकर नहीं। वह ऐसा काम बनाएगा जिसमें मां के करघे की आत्मा और मीरा के धैर्य की लौ साथ जले। अर्जुन का छोटा प्रोजेक्ट धीरे धीरे व्यापार में बदलने लगा, पर वह परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह नहीं आया। हर नमूने के पीछे अनगिनत असफल धागे, लौटाए गए ऑर्डर और देर रात तक जलती आंखें थीं। नंदिनी कपूर ने उसे अनुशासन सिखाया, हिसाब की कठोरता दिखाई और यह भी बताया कि भावना से जन्मा काम भी बाजार में टिकने के लिए व्यवस्था मांगता है। अर्जुन सीखता गया, पर हर सीख के भीतर मां के करघे की आवाज और मीरा की प्रतीक्षा का मौन साथ चलता रहा। पहले साल कंपनी ने केवल कुछ छोटे ऑर्डर पूरे किए। विदेशी खरीदारों ने कपड़े की प्रशंसा की, पर दाम पर प्रश्न उठाए। अर्जुन हर बार कहता कि यदि बुनकर को उचित मेहनताना नहीं मिलेगा तो कपड़ा सुंदर होकर भी पाप से भरा होगा। कई लोग उसे आदर्शवादी कहकर हंसते। नंदिनी कभी कभी नाराज होती कि व्यापार में इतनी जिद नुकसान दे सकती है, पर जब उन्होंने बुनकरों की आंखों में पहली बार समय पर मजदूरी की चमक देखी तो वह अर्जुन की जिद का अर्थ समझने लगी। मुंबई में अर्जुन की पहचान बदल रही थी। जो लोग उसे कभी गोदाम का मजदूर समझकर धक्का देते थे, वही अब बैठकों में उसकी प्रतीक्षा करते। फिर भी वह महंगे कपड़े पहनने में सहज नहीं था। पहली बार जब नंदिनी ने उसे एक सम्मेलन में सूट पहनने को कहा तो उसने आईने में स्वयं को देखकर अजनबी महसूस किया। चेहरे पर वही आंखें थीं, पर उनके आसपास थकान की जगह दृढ़ता आ गई थी। उसने मन में मीरा से कहा कि मैं बदल रहा हूं, पर तुम्हारे दिए धैर्य से बाहर नहीं जाऊंगा। वाराणसी में मीरा का जीवन बाहर से बहुत साधारण दिखाई देता था। वह बच्चों को पढ़ाती, विधवाओं और बुनकर स्त्रियों को सिलाई सिखाती और शाम को सावित्री के करघे के पास दीप रखती। पर उसके भीतर प्रतीक्षा एक लंबी नदी बन चुकी थी। अर्जुन के पत्र आते, फिर अंतराल बढ़ जाता, फिर कोई संदेश देर से पहुंचता। लोग कहते कि सफल होने वाला आदमी पुराने संबंध भूल जाता है। मीरा मुस्कुराती, पर रात को उसके भीतर भय उठता कि कहीं सफलता भी गरीबी की तरह मनुष्य को अकेला न कर दे। त्रिवेदी हवेली में दूसरी ओर वैभव का रंग उतरने लगा था। बनारसी साड़ी का पुराना व्यापार अब पहले जैसा नहीं रहा। युवा ग्राहक नए डिजाइन चाहते थे। ऑनलाइन बाजार बढ़ रहा था और बड़े शहरों की कंपनियां सीधे बुनकरों से जुड़ने लगी थीं। देवेंद्र को यह सब फैशन की बीमारी लगता। वह अब भी पुराने ग्राहकों, पुराने अहंकार और पुराने दामों पर भरोसा करता रहा। राजेश वृद्ध हो रहे थे, पर उन्हें यह स्वीकार करने में पीड़ा होती थी कि परंपरा केवल नाम से नहीं,
समय के साथ चलने से बचती है। देवेंद्र ने व्यापार बचाने के लिए जल्दबाजी में कई निर्णय लिए। उसने सस्ते धागे खरीदे, मशीन से बने कपड़े को हाथ करघा बताकर बेचना शुरू किया और पुराने बुनकरों का भुगतान रोककर नकदी बचाने की कोशिश की। कुछ समय तक लाभ दिखा, पर धीरे धीरे ग्राहकों ने शिकायत की। एक पुरानी ग्राहक ने दुकान में ही कहा कि त्रिवेदी नाम अब पहले जैसा विश्वास नहीं रहा। यह सुनकर राजेश का चेहरा बुझ गया। उन्हें पहली बार लगा कि जिस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने बेटी खोई, वही प्रतिष्ठा अब व्यापार की मेज पर टूट रही है। रुक्मिणी बुआ फिर भी हर पतन का कारण मीरा को मानती रहीं। वह कहती कि जिस दिन लड़की ने गरीब के साथ फेरे लिए, उसी दिन कुलदेवी ने मुंह फेर लिया। कमला यह सुनती तो भीतर से कांप जाती। उन्हें लगता था कि अपराध देवताओं ने नहीं, मनुष्यों ने किया है। कभी कभी वह मीरा के घर जाने को तैयार होती, पर राजेश की चुप्पी उन्हें रोक देती। मां का हृदय नदी था, पर पत्नी का भय बांध। वह दोनों के बीच सूखती जा रही थी। अर्जुन ने तीसरे साल अपनी कंपनी का नाम सावित्री वीव्स रखा। उद्घाटन के दिन उसने कोई बड़ा समारोह नहीं किया। एक छोटे कमरे में कुछ बुनकर, रमेश नाइक, नंदिनी और मजदूरों के परिवार उपस्थित थे। दीवार पर सावित्री की छोटी तस्वीर रखी गई, जिसके नीचे दीप जल रहा था। अर्जुन ने भाषण नहीं दिया, केवल कहा कि यह काम उस मां के नाम है जिसने भूख में भी धागे को बेईमानी से नहीं रंगा। यह कहते समय उसका गला भर आया और नंदिनी ने पहली बार उसे केवल उद्यमी नहीं, पुत्र की तरह देखा। सावित्री वीव्स ने धीरे धीरे ऐसी पहचान बनाई जिसमें परंपरा और आधुनिकता साथ थीं। कपड़े महंगे थे, पर हर लेबल पर बुनकर का नाम लिखा जाता। मजदूरी तय समय पर दी जाती और लाभ का एक हिस्सा कारीगर परिवारों की शिक्षा में जाता। मीडिया ने इसे नई सोच कहा, पर अर्जुन के लिए यह पुराना न्याय था। जब एक पत्रिका ने उसका साक्षात्कार छापा, तो उसने अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया। वह मीरा को प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाना चाहता था, पर उसके हर उत्तर में वही अदृश्य रूप से उपस्थित थी। नंदिनी का अर्जुन के जीवन में स्थान जटिल था। वह उसकी मार्गदर्शक थीं, मित्र थीं और व्यापार की कठोर दुनिया में उसकी रक्षा भी करती थी। शहर में अफवाहें उठीं कि दोनों साथ हैं, क्योंकि लोग किसी पुरुष और स्त्री के बीच सम्मान को बिना लालसा समझने में असमर्थ रहते हैं। अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन नंदिनी ने स्वयं कहा कि तुम्हारी चुप्पी किसी को चोट न पहुंचा दे। अर्जुन ने मीरा की डोरी दिखाकर कहा कि यह बंधन दूर है, पर टूटा नहीं। मीरा तक भी अफवाह की धुंध पहुंची। किसी ने बताया कि अर्जुन अब बड़े घरों में जाता है, सुंदर व्यवसायी स्त्री के साथ दिखाई देता है और उसके कपड़े, चाल, भाषा सब बदल गए हैं। मीरा ने बाहर से शांत रहकर बात टाल दी, पर उस रात उसने अर्जुन का पुराना पत्र खोला। अक्षर धुंधले हो चुके थे। उसने स्वयं से पूछा कि क्या विश्वास भी समय के साथ पुराना पड़ता है। फिर उसने सावित्री की तस्वीर के आगे दीप रखा और बोली कि मां, यदि मेरा प्रेम सत्य है तो मुझे संदेह से बचाना। अर्जुन ने कुछ महीनों बाद लंबा पत्र भेजा। उसमें उसने नंदिनी के बारे में लिखा, व्यापार के बारे में लिखा और यह भी लिखा कि संसार सफलता को चमक समझता है, पर उसे हर रात मां की चिता और मीरा का खाली आंगन याद आता है। उसने कहा कि अभी लौटने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि लौटना केवल मिलना नहीं होगा, अतीत के सामने खड़ा होना होगा। मीरा ने पत्र पढ़कर रोया नहीं। उसने उत्तर दिया कि अतीत से भागने वाला वर्तमान भी अधूरा जीता है, पर लौटना तब जब मन प्रतिशोध से मुक्त हो। यह उत्तर अर्जुन के भीतर गहराई तक गया। उसे लगा मीरा ने दूर रहकर भी उसकी आत्मा की परीक्षा ले ली है। कभी कभी वह सचमुच त्रिवेदी परिवार को याद कर क्रोध से भर उठता। देवेंद्र की हंसी, राजेश का अंतिम वाक्य, रुक्मिणी के ताने सब भीतर जलते थे। पर फिर सावित्री की आवाज आती कि क्रोध को रोटी मत बनाना। उसने निर्णय किया कि उसका धन हथियार नहीं बनेगा। यदि लौटेगा तो अपनी गरिमा लेकर लौटेगा, किसी की गरिमा कुचलने नहीं।
सफलता ने सुविधा दी, पर शांति नहीं। अर्जुन अब बेहतर कमरे में रहता था, पर नींद कई बार उसी स्टेशन की बेंच पर लौट जाती। भोजन महंगे रेस्टोरेंट में मिलता, पर उसे मीरा की बांधी रोटियों का स्वाद याद आता। लोग उसे सर कहते, पर वह भीतर से अभी भी सावित्री का बेटा था, जिसे समय पर दवा न भेज पाने का अपराध सताता था। उसने मुंबई में प्रवासी मजदूरों के लिए एक छोटा सहायता कोष शुरू किया। शायद वह दूसरों में वही आदमी बचाना चाहता था, जो कभी स्वयं पत्थर की बेंच पर बैठा कांप रहा था। उधर मीरा ने अपने जीवन को प्रतीक्षा में जमने नहीं दिया। उसने मोहल्ले की विधवा स्त्रियों के लिए एक छोटा समूह बनाया, जहां वे सिलाई, पढ़ना, लिखना और हिसाब सीखती। कुछ पुरुषों ने विरोध किया कि औरतों को इतना सिखाकर घर बिगाड़ेगी। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि घर अज्ञान से बिगड़ते हैं, अक्षर से नहीं। उसकी आवाज अब पहले जैसी कांपती नहीं थी। दुख ने उसे कड़वा नहीं बनाया, पर रीढ़ दे दी थी। लोग उसे अब दया से कम, सम्मान से अधिक देखने लगे। कमला एक दिन चुपचाप मीरा के समूह में पहुंची। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी फर्श पर बैठी बूढ़ी विधवा को गिनती सिखा रही है। मीरा ने मां को देखा तो उठी नहीं, बस मुस्कराई और पढ़ाना जारी रखा। कमला की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि जिसे उन्होंने टूटे हुए जीवन के लिए रोया था, वह तो दूसरों के टूटे जीवन जोड़ रही है। लौटते समय उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई कि तू अपने पिता से बड़ी निकली। मीरा ने मां का हाथ दबाया, पर कोई विजय अनुभव नहीं हुई। त्रिवेदी व्यापार की हालत और बिगड़ती गई। बैंक का कर्ज बढ़ा, पुराने कर्मचारी छोड़कर चले गए और बुनकरों ने भुगतान के लिए कानूनी नोटिस भेजने की धमकी दी। देवेंद्र ने गुस्से में उन्हें विश्वासघाती कहा, पर भीतर वह डरने लगा था। राजेश ने एक रात पुराने खाते देखे और माथा पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि लाभ का नहीं, अहंकार का व्यापार चल रहा था। उन्हें अचानक अर्जुन याद आया, वह गरीब लड़का जिसने कहा था कि मेहनत सस्ती हो सकती है, हुनर नहीं। उस वाक्य ने देर से आकर उन्हें घायल किया। रुक्मिणी बुआ के अपने घर में भी कलह बढ़ी। उनके बेटे ने संपत्ति के लिए उनसे झगड़ा किया और उन्हें वही शब्द सुनाए जो कभी उन्होंने मीरा के लिए कहे थे कि बूढ़ों की भावनाएं खर्च हैं, उपयोग नहीं। वह पहली बार अपने कमरे में अकेली बैठी तो उन्हें मीरा की विदाई का दिन याद आया। पर मनुष्य अपने पाप को तुरंत पाप नहीं कहता, पहले वह उसे परिस्थिति, धर्म, अनुशासन और परिवार का नाम देता है। रुक्मिणी भी अभी उसी दीवार के पीछे छिपी थी, पर दीवार में दरार पड़ चुकी थी। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सावित्री वीव्स को बड़ा पुरस्कार मिला। मंच पर अर्जुन को बुलाया गया। रोशनी तेज थी, कैमरे चमक रहे थे और तालियों की आवाज लहर की तरह उठ रही थी। उसने पुरस्कार लिया, पर भाषण में केवल इतना कहा कि भारत का हाथकरघा गरीब की मजबूरी नहीं, सभ्यता की स्मृति है। यदि हम कारीगर का अपमान करते हैं तो अपने इतिहास का अपमान करते हैं। अगले दिन अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। उसी तस्वीर ने वर्षों बाद वाराणसी की हवेली का दरवाजा खटखटाया। देवेंद्र ने अखबार देखा तो पहले विश्वास नहीं हुआ। महंगे सूट में खड़ा वह आदमी क्या वही अर्जुन मिश्रा था? उसने तस्वीर राजेश के सामने रखी। कमरे में लंबी चुप्पी फैल गई। कमला ने दूर से देखा और हाथ कांप गए। रुक्मिणी बुआ ने कहा कि तस्वीरें धोखा देती हैं, पर उनकी आवाज में पहले जैसा विष नहीं था। राजेश ने चश्मा उतारा। उनके भीतर गर्व नहीं, भय उठा। उन्होंने सोचा कि जिस मनुष्य को उन्होंने दहलीज से बाहर किया, समय ने उसे ऐसे द्वार पर पहुंचा दिया जहां उनके अपने कदम लड़खड़ा रहे हैं। मीरा को भी वही अखबार एक विद्यार्थी के पिता ने दिखाया। तस्वीर देखते ही उसकी सांस रुक गई। अर्जुन का चेहरा बदल गया था, पर आंखें वही थीं, थकी, गहरी और भीतर से जलती हुई। उसने समाचार पढ़ा। लोग कह रहे थे कि उसका पति करोड़ों के व्यापार का मालिक है। किसी ने मजाक में कहा कि अब तो वह रानी बन जाएगी। मीरा ने अखबार मोड़ दिया। उसके मन में धन की चमक नहीं, केवल यह प्रश्न उठा
कि इतने वर्षों का अंतराल क्या एक आलिंगन में पिघल पाएगा। अर्जुन ने पुरस्कार के बाद पहला निर्णय लिया, अब उसे वाराणसी लौटना होगा। नंदिनी ने पूछा कि व्यापारिक कारण से या व्यक्तिगत कारण से। अर्जुन ने कहा कि दोनों अब अलग नहीं रहे। बनारस के बुनकर संकट में है, वीज दोनों में बुनकर में पहला सान त्रिवेदी व्यापार डूब रहा है और मीरा वहां है। नंदिनी ने शांत होकर कहा कि लौटते समय अपने भीतर छिपे घायल लड़के को पहचान लेना, क्योंकि वही सबसे खतरनाक होता है। अर्जुन ने सिर झुकाया। वह जानता था कि धन ने उसे शक्ति दी है, पर क्षमा अभी भी साधना मांगती है। मुंबई छोड़ने से पहले वह समुद्र किनारे गया, उसी स्थान पर जहां उसने मां की मृत्यु की खबर के बाद फूल छोड़े थे। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसने सावित्री की स्मृति में प्रण किया कि उसका काम बनारस के बुनकरों तक पहुंचेगा और मीरा के धैर्य को वह समाज के सामने सम्मान देगा। लहरें आती रहीं, यूं की इन पैरी जाती रहीं। उसे लगा समुद्र अब उतना कठोर नहीं, शायद वह स्वयं बदल गया है। उसने कलाई पर पुरानी लाल डोरी देखी। रंग फीका था, पर गांठ अब भी कायम थी। वाराणसी में उसी समय दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गलियों में दिए बिक रहे थे, दुकानों पर रंगोली के रंग सज रहे थे और गंगा के घाटों पर सफाई हो रही थी। त्रिवेदी हवेली में भी रोशनी लगाई जा रही थी, पर भीतर चिंता का अंधेरा था। मीरा अपने छोटे आंगन में बच्चों के साथ मिट्टी के दिए रंग रही थी। उसे अभी नहीं पता था कि इस दिवाली केवल दीपक नहीं जलेंगे, वर्षों से दबे अपमान, प्रेम, अपराध और कर्म की अग्नि भी एक साथ उजाले में आने वाली है। दिवाली से 3 दिन पहले वाराणसी की गलियों में रोशनी उतरने लगी थी, पर त्रिवेदी हवेली की रोशनी में पहले जैसा उत्साह नहीं था। बाहर मजदूर झालर बांध रहे थे, भीतर खाते की पुस्तकों पर लाल निशान फैल रहे थे। राजेश त्रिवेदी खिड़की के पास बैठे गंगा की ओर देख रहे थे, जैसे वहां से कोई पुराना उत्तर लौट आएगा। देवेंद्र फोन पर बैंक वालों से कठोर स्वर में बात करता, फिर कमरे से निकलकर नौकरों पर चिल्लाता। कमला दीपों की थाली सजाती, पर हर बाती उन्हें मीरा की आंख जैसी लगती। उसी समय शहर के व्यापारी संघ में खबर फैली कि मुंबई से एक बड़ा निवेशक वाराणसी आ रहा है, जो हाथकरघा उद्योग को नए ढंग से जीवित करना चाहता है। नाम था अर्जुन मिश्रा, सावित्री वीव्स का संस्थापक। पुराने बुनकरों के बीच यह नाम आदर से बोला जाने लगा था। कुछ लोग कहते थे कि वह मजदूरों को समय पर पैसा देता है, कुछ कहते थे कि वह विदेशों में बनारस का नाम पहुंचा चुका है। त्रिवेदी दुकान में यह खबर पहुंची तो देवेंद्र ने होंठ भींच लिए, क्योंकि अब नाम केवल याद नहीं, चुनौती था। अर्जुन ने वाराणसी लौटते समय ट्रेन की खिड़की से खेतों, छोटे स्टेशनों और धुएं से भरे गांवों को देखा। हर दृश्य में उसे अपने अतीत का कोई टुकड़ा दिखाई देता था। वह अब महंगे सूट, चमकते जूतों और साथ चल रहे सहायकों वाला व्यक्ति था, पर भीतर वही युवक बैठा था जिसे कभी मंदिर की सीढ़ियों पर हंसी ने घेर लिया था। कलाई पर लाल डोरी अब पुरानी होकर लगभग सफेद हो चुकी थी। उसने उसे छुआ और मन में मीरा से क्षमा मांगी कि लौटने में इतने वर्ष लग गए। स्टेशन पर उसका स्वागत व्यापारी संघ के लोगों ने किया। फूलों की माला, कैमरे, नमस्कार और औपचारिक मुस्कानें, सब कुछ व्यवस्थित था, पर अर्जुन की आंखें भीड़ में अनायास किसी सादे चेहरे को खोज रही थीं। उसे मालूम था कि मीरा ऐसी भीड़ में नहीं आएगी। उसका प्रेम कभी प्रदर्शन नहीं रहा। गाड़ी जब स्टेशन से निकली और शहर की गलियों में पहुंची, तो अर्जुन का सीना भारी हो गया। वही मंदिर, वही पान की दुकान, वही मोड़, पर अब हर स्थान किसी मौन साक्षी की तरह उसे देख रहा था। मीरा को अर्जुन के आने की खबर बच्चों के एक पिता से मिली। उसने सहजता से कहा कि आज शहर का बड़ा आदमी आया है, तुम्हारे पति होंगे शायद। मीरा के हाथ से दिए का रंग गिर गया। वर्षों की प्रतीक्षा अचानक शरीर में लौट आए तो मनुष्य समझ नहीं पाता कि रोए या छिप जाए। उसने बच्चों को जल्दी विदा किया और सावित्री के करघे के पास बैठ गई।
करघे की लकड़ी पर हाथ रखते हुए उसने सोचा कि क्या वह वही अर्जुन होगा जो बरसात की रात उसकी आंखों से अपना अपराध पढ़ लेता था। व्यापारी संघ की बैठक नगर के एक बड़े सभागार में रखी गई। शहर के पुराने व्यापारी, बुनकर प्रतिनिधि, बैंक अधिकारी और पत्रकार उपस्थित थे। त्रिवेदी परिवार भी आमंत्रित था, क्योंकि उनका नाम अभी भी परंपरा की सूची में लिखा जाता था। भले व्यापार भीतर से टूट रहा था। राजेश ने जाने से पहले बहुत देर तक दर्पण में स्वयं को देखा। उम्र ने चेहरे पर रेखाएं डाल दी थीं। उन्होंने पगड़ी ठीक की, पर हृदय की अव्यवस्था ठीक न कर सके। देवेंद्र उत्सुक था, पर उसकी उत्सुकता में असुरक्षा छिपी थी। जब अर्जुन मंच पर आया, सभागार में तालियां बजीं। देवेंद्र ने पहली नजर में उसे पहचाना, फिर भी मन ने इनकार किया। वह गरीब कुर्ते वाला लड़का अब शांत, संयत और गरिमामय पुरुष बनकर खड़ा था। राजेश ने चश्मा ठीक किया। उनकी आंखों के सामने मंदिर की सीढ़ियों वाला दिन चमका, जब उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी मर गई। उसी बेटी के पति को आज पूरा शहर सम्मान दे रहा था। रुक्मिणी बुआ, जो कमला के साथ आई थी, अपनी साड़ी की किनारी मसलने लगी। समय ने मानो उनका गला पकड़ लिया था। अर्जुन ने भाषण शुरू किया तो स्वर में कोई विजयी गर्व नहीं था। उसने बनारस की बुनाई, कारीगरों के पलायन, नकली हाथकरघा और उचित दाम की आवश्यकता पर बात की। उसने कहा कि परंपरा को केवल पूजा में रखने से वह नहीं बचती, उसे न्यायपूर्ण रोटी, तकनीक और सम्मान चाहिए। हर शब्द सभागार में उतरता गया। देवेंद्र को लगा जैसे यह भाषण सीधे उसके व्यापार की पोल खोल रहा है। राजेश ने आंखें झुका लीं, क्योंकि उन्हें याद आया कि कभी इसी युवक ने मेहनत की कीमत पर प्रश्न उठाया था। प्रश्नोत्तर के समय किसी पत्रकार ने पूछा कि उनकी प्रेरणा कौन है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसने कहा कि एक मां जिसने भूख में भी बेईमानी नहीं सीखी, और एक स्त्री जिसने वैभव छोड़कर स्वाभिमान चुना। सभागार शांत हो गया। कमला के हाथ कांपे। राजेश ने सिर उठाया, पर अर्जुन की आंखें सीधे उनकी ओर नहीं थीं। फिर भी वे जानते थे कि यह वाक्य उनके घर के बंद दरवाजों पर दस्तक है। देवेंद्र को पहली बार लगा कि धन से अधिक खतरनाक वह स्मृति है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। बैठक के बाद लोग अर्जुन से हाथ मिलाने लगे। देवेंद्र भी आगे बढ़ा, पर उसके कदमों में पुराना अधिकार नहीं था। उसने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा कि आपसे मिलकर गर्व हुआ। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और शांत स्वर में कहा कि हम पहले मिल चुके हैं। देवेंद्र बाबू, यह सुनते ही आसपास खड़े दो व्यापारियों ने जिज्ञासा से देखा। देवेंद्र का चेहरा उतर गया। अर्जुन ने कोई व्यंग्य नहीं किया, कोई पुरानी बात नहीं दोहराई। वही संयम देवेंद्र को अधिक छोटा कर गया, क्योंकि वह तिरस्कार के लिए तैयार था, शांति के लिए नहीं। राजेश धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। उनके चेहरे पर थकान और प्रतिष्ठा की बची हुई परत साथ थी। उन्होंने कहा कि समय ने तुम्हें बहुत ऊपर पहुंचा दिया। अर्जुन ने नमस्कार किया और उत्तर दिया कि समय केवल रास्ता देता है, कदम मनुष्य को ही रखने पड़ते हैं। राजेश ने इस वाक्य में दोष आरोपण खोजा, पर वहां केवल सत्य था। वह कुछ कहना चाहते थे, शायद क्षमा, शायद औपचारिक बधाई, पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। कमला दूर खड़ी रो रही थी। वह आगे बढ़ना चाहती थीं, पर अपराध अभी भी पांव पकड़े था। अर्जुन ने पूछा कि मीरा कैसी है। यह प्रश्न सुनते ही कमला की आंखें भर आईं। देवेंद्र ने तुरंत कहा कि वह ठीक है, अपनी जिद के अनुसार जीवन जी रही है। अर्जुन ने पहली बार उसे सीधा देखा। उसकी आंखों में क्रोध की छोटी लौ उठी, पर तुरंत शांत हो गई। उसने कहा कि जिद वह होती है जो दूसरों को तोड़े, जिसने टूटकर भी दूसरों को जोड़ा, उसे शायद धैर्य कहते हैं। देवेंद्र के पास उत्तर नहीं था। राजेश ने महसूस किया कि उनकी बेटी का पक्ष आज उनके सामने किसी अदालत की तरह खड़ा है। उस शाम अर्जुन मीरा के घर नहीं गया। वह गंगा घाट गया, जहां कभी उसने प्रण लिया था। दीपदान की तैयारी हो रही थी। बच्चे कागज की नावें बेच रहे थे
और हवा में घी, फूल और धुएं की गंध थी। उसने सावित्री की राख वाली डिब्बी की कल्पना की, जिसे मीरा ने शायद संभाल कर रखा होगा। उसका मन मीरा से मिलने को तड़प रहा था, पर वह डरता था कि वर्षों का मौन उसके सामने खड़ा होकर पूछेगा क्यों नहीं आए। उसने गंगा से कहा कि उसे सामना करने की शक्ति दे। मीरा ने भी उस दिन घर से बाहर कदम नहीं रखा। उसने पुराने पत्र निकाले और एक एक पढ़े। हर पत्र में अर्जुन का संघर्ष था, पर हर अंतराल में उसका अपना अकेलापन। वह समझती थी कि उसने कर्म किया, पर मन कभी कभी न्याय से अधिक स्पर्श मांगता है। शाम ढले उसने सावित्री की तस्वीर के सामने दीप रखा और कहा कि मां, यदि वह आए तो मेरे भीतर की शिकायत को शब्द बनने से पहले करुणा मिल जाए। फिर वह दरवाजे के पास बैठ गई, जैसे उसके हृदय ने पहले ही आहट सुन ली हो। अगली सुबह अर्जुन अकेला उसके घर पहुंचा। कोई सहायक, कोई गाड़ी का शोर, कोई कैमरा नहीं। वही संकरी गली, वही नमी वाली दीवारें, वही छोटा आंगन। पर अब दहलीज पर खड़ा पुरुष वर्षों का भार लिए हुए था। मीरा भीतर से बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। समय उनके बीच खड़ा था मां की मृत्यु, भूख, पत्र, अफवाहें, सफलता, अकेलापन। अर्जुन ने बोलना चाहा, पर स्वर नहीं निकला। मीरा ने भी कुछ नहीं कहा। बहुत देर तक उनकी आंखें ही बीते वर्षों का हिसाब पूछती रहीं। अंततः अर्जुन झुक गया और दहलीज की मिट्टी छूकर माथे से लगा ली। उसने कहा कि मैं देर से लौटा। मीरा। यह वाक्य सुनते ही मीरा की आंखों में बांध टूट गया, पर उसने उसे छिपाया नहीं। उसने धीरे से कहा कि देर से लौटना न लौटने से अच्छा है, पर देर भी अपना घाव लेकर आती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह अब करोड़ों का मालिक था, पर अपनी पत्नी के सामने एक दोषी पति की तरह खड़ा था। इस विनम्रता ने मीरा की शिकायत को रोने दिया, कठोर नहीं होने दिया। घर के भीतर सावित्री का करघा अभी भी रखा था। अर्जुन उसे देखकर कांप गया। उसने लकड़ी पर हाथ रखा, फिर घुटनों के बल बैठ गया। मां की अनुपस्थिति वर्षों से भीतर थी, पर इस करघे ने उसे प्रत्यक्ष कर दिया। मीरा ने छोटी डिब्बी लाकर उसके सामने रखी। उसमें सावित्री की राख का थोड़ा अंश था। अर्जुन ने उसे हाथ में लिया और रो पड़ा। उस रोने में पुत्र का अपराध, मजदूर की थकान और सफल आदमी की खाली जगह सब बह निकले। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे वर्षों बाद घर ने उसे क्षमा का पहला स्पर्श दिया। कुछ देर बाद अर्जुन ने पूछा कि उसने इतना सब कैसे सहा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने अकेले नहीं सहा। तुम्हारे पत्र, मां की सीख और अपने निर्णय की लाज मेरे साथ थे। उसने यह भी कहा कि कभी कभी वह टूट गई थी, कभी संदेह भी आया, पर संदेह को सत्य बनने नहीं दिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह पहले से अधिक शांत, अधिक गहरी और अधिक स्वतंत्र लग रही थी। उसे समझ आया कि वह लौटकर उसे लेने नहीं आया, उसे फिर से पाने के योग्य बनने आया है। दिवाली की रात व्यापारी संघ ने गंगा महोत्सव के साथ एक सार्वजनिक घोषणा रखी। अर्जुन ने बनारस के बुनकरों के लिए नई साझेदारी योजना प्रस्तुत करनी थी। मीरा ने जाने से इनकार किया, पर अर्जुन ने कहा कि यह केवल व्यापार नहीं, तुम्हारे धैर्य का सम्मान है। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर साधारण पीली साड़ी पहनकर तैयार हुई। उसके पास गहने कम थे, पर चेहरे पर ऐसी गरिमा थी कि अर्जुन उसे देखते रह गया। उसने कहा कि आज भी तुम वही हो। मीरा ने उत्तर दिया कि नहीं, अब मैं अपने दुहक से बनी हुई हूं। घाट पर हजारों दीप जल रहे थे। मंच पर शहर के गणमान्य लोग बैठे थे, जिनमें त्रिवेदी परिवार भी था। जब अर्जुन मीरा के साथ पहुंचा तो फुसफुसाहटें उठीं। कुछ ने उसे पहचाना, कुछ ने अनुमान लगाया। कमला ने बेटी को देखा और रो पड़ी। राजेश का चेहरा पत्थर जैसा हो गया, पर भीतर लहरें उठ रही थीं। देवेंद्र की आंखों में शर्म और जलन दोनों थीं। रुक्मिणी बुआ ने सिर झुका लिया। वर्षों पहले जिस दुल्हन का उन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वही स्त्री बिना आभूषणों के भी सबसे अधिक दीप्त लग रही थी। अर्जुन मंच पर गया
और उसने योजना की घोषणा की। सावित्री ट्रस्ट बुनकर परिवारों को अग्रिम भुगतान, बच्चों की शिक्षा और विधवा स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए निधि देगा। फिर उसने कहा कि इस ट्रस्ट की पहली प्रेरणा